डियर स्टूडेंट्स, इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में हमने अपने पिछले 2 लेक्चर्स में सॉइल की कई फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। उनमें से मुख्य हैं मिनरल सब्सटेंसेस, खनिज पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ, मृदा जल सॉइल वाटर, मृदा वायु सॉइल एयर और सॉइल ऑर्गेनिजम्स। इनके बारे में हम अपने पिछले लेक्चर्स में अध्ययन कर चुके हैं। आगे हम अपने इस लेक्चर में मृदा तापक्रम, सॉइल टेम्परेचर और सॉइल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य की किरणें जो हैं वो मृत कार्बनिक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न ऊष्मा और ज़मीन के ऊपर और भीतर जो उत्पन्न ऊष्मा है, ये जो ऊष्मा होती है यह मृदा की मुख्य ऊष्मा का स्रोत होता है। मतलब सॉइल के टेम्परेचर या एनर्जी का जो हीट का जो सोर्स है वह है सोलर रेडिएशन, सूर्य की किरणें। जो अपघटन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होती है वह, और ज़मीन के भीतर जो हीट होती है यह इसकी मुख्य स्रोत होता है हीट का। और इसी हीट की वजह से इन जो स्रोतों के द्वारा जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वही हम मृदा के तापक्रम में मेज़र करते हैं। उसी को हम मृदा के तापक्रम के रूप में दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। यह तापक्रम मृदा में अनेक जो संचालित प्रक्रियाएं हैं, जैसे जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं जो मृदा के अंदर संचालित होती है, यह तापक्रम उसको प्रभावित करता है। जनरली जो मृदा का तापक्रम है वह किसी भी स्थान की जलवायु, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई, जमीन के ढलान, मृदा के संगठन, इसमें जल की मात्रा और इसके ऊपर किस तरह के और कितने प्लांट्स लग रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो जो सॉइल टेम्परेचर है ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इनमें से कुछ फैक्टर्स हैं कि किसी भी जगह का जलवायु क्या है, वहाँ से सी लेवल से कितनी हाइट है उसकी, वहाँ स्लोप कितना है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है सॉइल का वह क्या है, और उसमें कितने प्लांट्स लग रहे हैं, कौन कौन से प्लांट्स लग रहे हैं, और उसके अंदर वाटर अमाउंट कितना है। इन सब बातों पर वहाँ का जो सॉइल है उसका टेम्परेचर निर्भर करता है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि काले रंग की जो मिट्टी होती है वह सूर्य की विकिरणों को अधिक मात्रा में अवशोषित करती है और वहाँ पर सॉइल का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसी तरह वातावरण में तापक्रम के परिवर्तन का प्रभाव पोरस मृदा पर, चिकनी मृदा पर थोड़ा कम होता है, परंतु काली जो मृदा होती है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जहाँ पर बहुत अधिक पेड़ पौधे होते हैं, सघन जंगल होते हैं, जहाँ पर पूरी ज़मीन जो है वृक्षों से कवर रहती है, वहाँ पर मिट्टी दिन में ठंडी और रात में गर्म रहती है। यही नहीं, जंगल में सर्दी और गर्मी में भी मृदा के तापक्रम में विभिन्नता रहती है। ज़मीन की जैसे जैसे गहराई बढ़ती है तो मृदा का तापक्रम अंदर धीरे धीरे कम होता जाता है, परंतु 30 सेंटीमीटर की गहराई के बाद जो ये टेम्परेचर है यह स्टेबल हो जाता है। जब किसी स्थान पर मृदा का ढलान, तो वहाँ की जो है ढलान पर सोलर रेडिएशन सीधे एब्जॉर्ब हो जाती है, वहाँ पर सूर्य की किरणें ज़्यादा आती है, सूर्य का विकिरण ज़्यादा प्राप्त होता है, इसीलिए वहाँ का तापक्रम अधिक होता है। इसी तरह जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह भी तापमान को प्रभावित करती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई पर वनस्पति लगभग छोटे छोटे वृक्ष वाली होती है या फिर झाड़ियाँ होती है, तो वहाँ पर मृदा के तापमान में न्यूनता आ जाती है और इस प्रकार से वहाँ वृक्ष और झाड़ियाँ नहीं उग पाते हैं। मृदा में टेम्परेचर की वजह से बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं प्लांट्स पर। प्लांट्स जो है उनके नेचर में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। वह ड्वार्फ रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, प्रोस्टेट रह जाते हैं और उनकी रोजेट समान आकृति हो जाती है, मतलब वो ज़्यादा लंबे घने डेवलप नहीं हो सकते हैं। जो अधिक ऊंचाई वाले पेड़ हैं उनकी ऊंचाई में भी कमी आ जाती है, परंतु जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता रहता है इन पेड़ों की लंबाई में वृद्धि होती जाती है। पेड़ पौधों में जो रूट की ग्रोथ है वह भी सॉइल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। पौधे की जड़ों की जो मैक्सिमम जो बेस्ट टेम्परेचर है, अनुकूलतम तापक्रम है, वह 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या इससे अधिक तापक्रम पर जड़ों की वृद्धि नहीं
हो पाती है। अधिक तापक्रम पर प्लस जो उसका कम तापमान पर, मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होने पर जड़ें छोटी मोटी रह जाती हैं। अधिक तापक्रम पर जड़ें पतली और गहरी हो जाती है। पेड़ पौधों में जो बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है वह भी मृदा के तापक्रम के द्वारा प्रभावित होती है, जैसे सीड का जर्मिनेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन इत्यादि। इसी तरह पौधे की जड़ों में जो जल का अवशोषण है वह मैक्सिमम 20 से 30 डिग्री तापमान के बीच में होता है। 20 डिग्री से कम होने पर यह अवशोषण की गति धीमी हो जाती है और जैसे जैसे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, मतलब कि जहाँ पर बर्फ़ जमती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जहाँ पर जल जो है वह बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है, तो पेड़ पौधे इस जमे हुए जल को उपयोग में नहीं ले सकते हैं और वह फिजियोलॉजिकल ड्राई एरिया हो जाता है। मतलब ना वह वाटर एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं, ना ही मिनरल एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप जो जीवाणु हैं उनकी भी जो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कार्बन पदार्थों का जैव अपघटन इत्यादि भी इसके द्वारा प्रभावित होती है। तो कहने का मतलब है कि मृदा के टेम्परेचर से, सॉइल के टेम्परेचर से भी बहुत सारी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है फ्लोरा एंड फौना की वह प्रभावित होती है और सॉइल टेम्परेचर उनको किसी न किसी रूप में नियंत्रित करता है। इसीलिए पेड़ पौधे और प्राणियों के भली प्रकार जीवन यापन के लिए अनुकूल मृदा के तापक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वह है सॉइल रिएक्शन। जो प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की वह है सॉइल रिएक्शंस। अब हम जानते हैं कि रासायनिक दृष्टि से मृदा की प्रकृति एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल हो सकती है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकती है। इन तीनों प्रकार की मृदाओं का पीएच जो है मान अलग अलग रहता है, इसीलिए इसमें इनके पीएच के अकॉर्डिंग ही कई तरह की क्रियाएं होती है। जल के अपघटन के परिणाम स्वरूप जो क्रमशः H+ और OH- आयन बनते हैं वह ही पीएच को निर्धारित करते हैं। यदि मृदा में H+ और OH आयन की मात्रा लगभग बराबर है तो उसकी पीएच लगभग 7 रहती है और ऐसी मृदा उदासीन कहलाती है। यदि मृदा में OH- आयन की मात्रा अधिक है तो उसका पीएच 7 से अधिक और मृदा क्षारीय कहलाती है। वहीं दूसरी ओर अगर मृदा में H+ आयन की मात्रा अधिक होती है और उसका मान 7 से कम होता है और ऐसी सॉइल को हम एसिडिक सॉइल कहते हैं। तो मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता के माप को पीएच के से जाना जाता है और इसके द्वारा बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं मृदा की वह निर्धारित करती है। जैसे हम एसिडिक सॉइल का एग्जांपल लें जिसका कि पीएच 7 से कम होता है और इसके अंदर H+ आयन की बहुलता पाई जाती है। यह मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है क्योंकि क्या होता है कि ऊपर की लेयर के जो खनिज लवण हैं वह बह के नीचे की सतह में चले जाते हैं। जो क्षारीय प्रवृत्ति के लवण होते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि वर्षा के जल के साथ बहकर नीचे की परतों में चले जाते हैं और ऊपर की सॉइल है वह एसिडिक रह जाती है और ऊपर जो अम्लीय खनिज तत्व है जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आयरन के जो सिलिकेट्स हैं इत्यादि रह जाते हैं। इस वजह से मृदा की अम्लीयता बढ़ जाती है और यह वृद्धि धीरे धीरे होती रहती है। इसके और भी कारण हैं। अम्लीय जो निर्माण वाले उर्वरकों का उपयोग अगर हम करते हैं मृदा में जीवाणु और सूक्ष्म जीवों की क्रिया के द्वारा भी अम्ल निर्मित हो सकते हैं। अम्लीय चट्टान भी हो सकती है जिसके द्वारा वह मृदा निर्मित हो। और इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वह चूने और अन्य क्षारीय तत्वों का निरंतर उपयोग करते रहते हैं और बाकी वहाँ पे फिर अम्लीय तत्व रह जाते हैं। अधिकांश पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए जो हल्की अम्लीय मृदा होती है वह सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है। जिन क्षेत्रों में निरंतर और अधिक वर्षा होती है वहाँ पर यह मृदा पाई जाती है। भारत के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को छोड़कर सभी राज्यों में लगभग हल्के अम्लीय मृदा पाई जाती है। हल्की अम्लीय का मतलब है जो उसका पीएच रेंज है वो 5.5 से लेकर 6.5 तक उसका पीएच रेंज होना चाहिए। इसमें जो मुख्य पौधे उगते हैं वो रोडोडेंड्रॉन, कर्कस, कैजुराइना, र्यूमेक्स, इंडिगोफेरा इत्यादि पौधे इसमें अम्लीय मृदा में उगते हैं। परंतु बहुत अधिक अगर अम्लीय मृदा है तो वह पेड़ पौधों के उगने के लिए उपयुक्त
नहीं है, क्योंकि अधिक अम्लीय मृदा होने के कारण उसके कई प्रकार के दुष्प्रभाव होते हैं। पहला कि इसके अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की सक्रियता कम हो जाती है, इससे कि मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। दूसरा, जो केचुए और बहुत सारे अपघटनकारी जो बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एसिडिटी बढ़ने के साथ साथ इनकी जो प्रोसेसेस है, इनकी जो वर्क कैपेसिटी है, उसमें भी कमी आ जाती है, जिससे कि ह्यूमस का निर्माण बाधित हो जाता है। अम्लता बढ़ने के कारण जो CO2 जो गैसेस हैं और कई विषैली गैसेस हैं, ये कई तरह के विषैली सॉल्ट इसके अंदर बना देते हैं, जिसका कि डिपोजिशन धीरे धीरे सॉइल के अंदर होने लगता है। कुछ जो खनिज लवण हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज इत्यादि की जो घुलनशीलता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, और यह खनिज तत्व मृदा को प्राप्त नहीं होते हैं। कई बार जब मृदा का मान जो pH है उसका 4 से कम, मतलब बहुत अधिक अम्लीय हो जाती है, तो कई प्रकार के विषालु यौगिक जो हैं, जो पॉइजनस सॉल्ट्स हैं, वो उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो अम्लीय मृदा है उसके सुधार के लिए ज़मीन में चूना पत्थर या डोलोमाइट की मात्रा मिलाई जाती है, ताकि उसका जो बैलेंस है वह बना रहे। इसी तरह अगर हम सलाइन और एल्कली सॉइल के बारे में बात करें, तो यह शुष्क और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर कि ड्रेनेज की व्यवस्था प्रॉपर नहीं होती है, जहाँ पर ये जो खनिज जो घुलनशील लवण है वह मृदा की ऊपरी सतह पर ही रह जाते हैं, और उसमें खारापन या सैलिनिटी या सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। मुख्यतः इस प्रकार की जो मृदा है, इसमें जो है समुद्र तट और खारे पानी की झीलों के आसपास इस तरह की मृदा दिखाई देती है, और यहाँ भी जो कैपिलरी सैलाइन कैपिलरी वाटर है उसके वेपोराइजेशन के द्वारा भी सॉल्ट का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार की जो क्षारीय मिट्टी होती है, इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट के सॉल्ट्स अधिकतर पाए जाते हैं। तो अपने रंग और विशेषताओं के आधार पर जो क्षारीय मृदा है उसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, काली क्षारीय मृदा और सफ़ेद क्षारीय मृदा। तो जो काली मृदा है उसमें सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट्स अधिक मृदा में अधिक पाए जाते हैं, और इसकी वजह से मृदा का जो उपजाऊपन है वह घटता है और इसका रंग भी काला हो जाता है। जो वाइट एल्कलाइन सॉइल है उसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, नाइट्रेट और सल्फेट पाए जाते हैं। तो ऊपर वाली मृदा में जो काली मृदा है उसमें तो कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, और जो सफ़ेद मृदा है उसमें क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स और सल्फेट सॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसमें नमक की मात्रा भी अधिक होती है, जो कि सफ़ेद पपड़ी के रूप में ऊपर जम जाती है और मृदा को ओवरऑल वाइट लुक देती है, जिसका pH भी अधिक होता है। तो जहाँ पे सॉल्टेशन ज़्यादा होता है, ऐसी भूमि में इस तरह की मृदा पाई जाती है। तो सामान्यतः पौधों के उगने के लिए लवणीय मृदा भी उपयुक्त नहीं होती है, क्योंकि घुलनशील लवणों की मात्रा जल में अधिक होने के कारण इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से सॉइल जो रूट्स है वह वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जैसे कि इसका और दूसरी चीज़ है कि मृदा में जो सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होता है वह विषैले पदार्थ या टॉक्सिसिटी मृदा में प्रोड्यूस करता है। जो जड़ों की जो केशिकाएं होती हैं, मूल रोम होते हैं, उसकी तुलना में मृदा के विलयन की ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होता है, तो जड़ों से भी जल बाहर निकलने लगता है। इस प्रकार की मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता है वह भी लगभग समाप्त हो जाती है। तो ना ही ह्यूमस का निर्माण होता है, ना ही अन्य कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, ना ही उसके अंदर केंचुए और सूक्ष्म जीव सक्रिय रहते हैं, और ना ही ऐसी मृदा के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रॉपर हो पाता है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो पौधे की वृद्धि है उस पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो इस प्रकार जो विपरीत परिस्थितियों में क्षारीय या लवण युक्त मृदा में सामान्य प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वह नहीं उगते हैं, और इस प्रकार की भूमि में कुछ विशेष प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं जिनको कि हेलोफाइट्स या लवणोद्भिद कहा जाता है, जिसके मुख्य एग्जाम्पल है टैमेरिक्स या झाऊ, सूडा, सालसोला और सेलिकोनिया। इस तरह के जो मुख्य पौधे हैं यह सिर्फ सॉल्टी एरिया में ही उगते हैं। यह मुख्यतः जो राजस्थान की खारी मिट्टी में विशेषतर दो जो मुख्य पौधे उगते हैं वह है सेल्वेडोरा पर्सिका और सेल्वेडोरा ओलियोइडिस, जो मुख्य लवणोद्भिद मृदा में उगते हैं। तो खारी मिट्टी में सुधार हेतु इसके अंदर जिप्सम
और गंधक को मिलाया जाता है। जिप्सम और गंधक मतलब सल्फ़र को और जिप्सम को इसके अंदर मिलाया जाता है। इसके अलावा जो ज़मीन की ऊपरी जो सफ़ेद पपड़ी है उसको हटाकर उसकी डीप प्लोइंग की जाती है, गहरी जुताई की जाती है और उसके अंदर हरी खाद, सूखी घास इत्यादि भी उसके अंदर मिलाए जाते हैं ताकि उसकी जो लवणीयता है वह थोड़ी कम हो। तो इस तरह से यहाँ पर आपके कम्प्लीटली जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है वह कंप्लीट हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस सॉइल वाले चैप्टर में सबसे पहले हमने मृदा के निर्माण के बारे में पढ़ा कि किस तरह से मृदा का निर्माण होता है। उसके बाद हमने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा कि मृदा के अंदर सॉइल की प्रोफाइल क्या रहती है, उसके जोन्स या लेयर्स क्या रहते हैं। उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखा कि किस तरह से मृदा का निर्माण, अलग अलग तरह की मृदा का निर्माण किस तरह की प्रक्रियाओं के द्वारा, किस तरह की प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। उसके बाद हमने फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल पढ़ी जिसके अंदर उसके जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को निर्धारित करते हैं उसके बारे में हमने इसमें अध्ययन किया। तो ये आपका जो पूरा सॉइल चैप्टर है यह कंप्लीट हो जाता है। इसके बारे में आप अच्छे से स्टडी करेंगे। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया हो।